Hello students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita's Study Zone. And as I provide you chapters explanation in Hindi and NCERT solutions also. So students, are you ready? So today we are going to learn chapter 1 of history. The name of our chapter is Introduction, जो उसमें बताया गया है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू thousands ऑफ ईयर. तो हमारी इंडिया नहीं या फिर कौन सा भी कंट्री पहले थाउजेंड्स ऑफ ईयर के पहले कैसा था और अभी कैसा हो चुका है, जो चेंजेस इसमें हुए हैं हम उनको जानने वाले हैं, हम उनको लर्न करने वाले हैं. तो यहाँ पे एक हमें मैप दिया हुआ है. वी विल थिंक अबाउट इट एंड लर्न अबाउट इट व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस मैप. टेक अ लुक at map 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer in al-Idrisi. तो ये जो हमें यहाँ पे मैप 1 दिया गया है, ये किसने बनाया है? अल इद्रिसी ने बनाया है. वो भी 1154 CE में उसे बनाया गया है. Then the section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in 1720s by a French cartographer. और जो हमें नीचे एक मैप दिया गया है, ये वाला, ये बनाया गया था 1720s में, और वो भी एक फ्रेंच कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप्स को बनाता है, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए वो देखता है, हम उसको कहते हैं कार्टोग्राफर. और ये बनाया गया था किससे? और ये कहा मतलब ये बनाया गया था. और ये मैप किसका है? मैप 1 और मैप 2 इंडिया का. किसका है? इंडिया का ये मैप बनाया गया है, ये जो मैप 1 और मैप 2 है. और जो सेकंड मैप है वो बनाया गया था 1720s में. देन द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया. ये जो दोनों मैप आपने देखे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे होंगे. हाँ, कि वो सेम एरिया का है तब भी वो अलग लग रहे हैं. इन अल इद्रिसीज मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इन द नेक्स्ट आइलैंड ऑफ द टॉप. तो यहाँ पे देखो, आपने हमारा इंडिया का मैप जो देखा होगा, इसमें आपको थोड़ा सा उल्टा सा दिख रहा होगा कि ये जो मैप है ये उल्टा कैसे है. क्योंकि देखो ये इनका कहना क्या है कि जहाँ पे साउथ होना चाहिए वहाँ पे इन्होंने नॉर्थ कर दिया, और जहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए वहाँ पे इन्होंने साउथ कर दिया. मतलब पूरा इंडिया के नीचे रहता है श्रीलंका, पर इस मैप ने इंडिया के ऊपर श्रीलंका को दिखाया गया है. ठीक है. देन प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. और जो हमें यहाँ पे नेम्स दिखाए गए हैं ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? अरेबिक लैंग्वेज में. एज यू कैन सी इट इज़ रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज. देन let's start the next paragraph. It is written in Arabic language and there are some well known names like कनौज in उत्तर प्रदेश. और उसमें क्या क्या दिखाया गया है? इनमें दिखाया गया कनौज, वो भी अभी रिसेंट इसमें कहाँ पे प्रेजेंट है? उत्तर प्रदेश में वो प्रेजेंट है. मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1. जो मैप 1 हमने देखा इसके 600 ईयर्स के बाद मैप 2 बनाया गया था. ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली. इसका मतलब क्या है कि 600 साल के बाद बहुत कुछ डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिले हैं. दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर एरिया आर सरप्राइजिंगली डिटेल. तो ये जो हमें मैप 2 यहाँ पे दिखाया गया है ये ज़्यादा फैमिलियर है, मतलब जो भी हम यूज़ करते हैं मैप इससे ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है. दिस मैप वॉज यूज इन यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ द वोयाज. जो ये हमें मैप 2 दिखाया गया ये यूरोपियन सेलर्स जो थे वो यूज़ करते थे और बहुत सारे मर्चेंट भी यूज़ करते थे. देन लुक एट द एरियाज इन इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन मैप 2. जो हमें मैप 2 दिखाया गया है इसके अंदर के अगर हम ये देखें तो हम ये देखने के लिए बोला गया है. आर दे एज डिटेल्ड एज दोज ऑन द कोस्ट. ये कोस्ट पे देखो आप कितना डिटेल से लिखा गया है. ओके, मतलब हर एक चीज़ हर एक लाइन्स को अच्छे से दिखाया गया है. देन फॉलो द कोर्स ऑफ रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज़ शोन. आप यहाँ पे रिवर गंगा का ये देखो ये कहाँ से आ रही है वगैरह वगैरह. देन why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and the island in the map. कि अपने मतलब कितने एक्यूरेसी थी कि एकदम रियल तो नहीं पर एकदम राइट
एकदम डिटेल्ड मैप बनाया गया, जो भी 1720s में, और उसके पहले 1154 में. देन equally important is the fact that science of cartography differentiated in two periods. इसका मतलब क्या है कि ये बहुत कम टाइम में नहीं बनाया गया था. मतलब अगर ये जो फर्स्ट वाला मैप है ये 1154 में बनाया गया था, तो ऐसा नहीं कि जो मैप 2 है वो 1156 या फिर 1160 में बनाया गया. पूरे 600 ईयर्स का डिफरेंस था, और 600 ईयर्स के बाद भी वो कार्टोग्राफी या फिर जो मैप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया गया. देन when historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive from different historical background, the context in which information was past produced. इसका मतलब क्या है कि जब हिस्टोरियंस जो रहते थे, जो हिस्ट्री का ये करते हैं, हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं, लिखते हैं, तो उनको पहले तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स रीड करनी पड़ती है, मैप्स को देखना पड़ता है कि ये यहाँ पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, उसके बाद इसने ये किया था, ये तब वो करेंसी थी. ऐसे बहुत कुछ उनको इन्फॉर्मेशन किस किस से लेनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, टेक्स्ट, और जो भी पास्ट में हुआ था जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, ये सब हमको डॉक्यूमेंट, मैप्स, टेक्स्ट से पता चलता है. और ये डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स तब जाके वो लिखते हैं, या फिर उससे वो और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जैसे कॉन्स्टेंस होता है, उसके बाद और तब जाके उनको पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. ओके, तो अभी हम देखेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़. तो जैसे अभी हमने देखा कि पहले बहुत कुछ डिफरेंसेस थे, अभी जो हमारी मॉडर्न जिसमें हम जी रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो चुके हैं. तो वो टर्म्स यानी कि लैंग्वेजेस, वोकेबलरी, स्पीकिंग, ग्रामर, बहुत सारी चीज़ें में डिफरेंस आया होगा. तो हम न्यू और ओल्ड में क्या क्या डिफरेंस था हम उसके बारे में अभी देखेंगे. इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम. जो भी कॉन्टेक्स्ट रहती है, यानी कि अगर एक आधा सेंटेंस है तो वो सेंटेंस टाइम के साथ उस अगर कौन सी लैंग्वेज चेंज हो रही है, उसके वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो वो सेंटेंस का मतलब भी चेंज होगा, उसके वर्ड्स जो रहेंगे वो भी चेंज होंगे टाइम के साथ साथ. व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस एंड मीनिंग्स. तो जो लैंग्वेजेस हैं और जो मीनिंग्स हैं उनका क्या. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, मतलब इतने सालों से बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है तो ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में एग्जिस्ट करती है. मेडाइवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. मेडाइवल मतलब मॉडर्न, और पर्शियन लैंग्वेज होती है. इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. मॉडर्न यानी कि जो हम मॉडर्न पीरियड में जी रहे हैं वो मॉडर्न पर्शियन से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. मतलब पहले की ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज और अभी की लेटेस्ट न्यू पर्शियन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी. तो जो डिफरेंस बस इतना ही नहीं है कि ग्रामर चेंज हो गया, वोकेबलरी चेंज हो गई, मतलब मीनिंग्स और वर्ड्स के जो चेंज हो गए. इसका मतलब क्या है कि जो ग्रामर है, वोकेबलरी है, वर्ड्स की मीनिंग्स है, वर्ड्स है, ये सब चेंज हो गए हैं. देन अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हम हिंदुस्तान ले सकते हैं. टुडे वी अंडरस्टैंड इट इज़ एज अ इंडिया. अगर हम हिंदुस्तान बोले तो हिंदुस्तान से हमें क्या समझ में आता है कि हिंदुस्तान मतलब इंडिया है, मतलब जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो. जो अभी हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, हम ऐसे बोलते हैं. व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th century बाय मिहाज ई सिराज, अ क्रॉनिकल हु रोट द पर्शियन, ही मीन द एरिया पंजाब. तो जो ये था एक मिहाज ई सिराज क्रॉनिकल, यानी कि जो भी ये रहते हैं, तो जो क्रॉनिकल रहते हैं मतलब जो ऐसा पर्सन जो रिकॉर्ड्स लिखता है, क्या क्या हुआ था, कब हुआ था, कि जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं, इवेंट्स रहते हैं, स्टोरीज़ रहते हैं, हिस्ट्री में जो भी हुआ रहता है वो सब वो क्रॉनिकर ये पर्सन लिखता है. ये जो मिहाज ई सिराज है ये क्रॉनिकर था. जो क्रॉनिकर मतलब जो भी किंग वगैरह या फिर जो भी लिखता था वो पर्शियन ये लैंग्वेज में वो लिखता था. तो 13th century में ये जो क्रॉनिकर था इसने क्या लिखा था कि जो पंजाब है, हरियाणा है,
उसके बाद उसके जो गंगा और यमुना के बीच में का जो लैंड है इसको हम हिंदुस्तान कहेंगे. He used the term in political sense of lands that were a part of the dominance of Delhi Sultan. और ये क्या हुआ, तो उसने क्या किया था, जो पॉलिटिकल सेंस यानी कि जो भी पावर उसने लैंड के लिए यूज़ की थी, दिल्ली सुल्तान, जो सुल्तान रहते हैं, ये एक अरेबिक में बोला जाता है रूलर को, तो उसने ऐसा कहा था. द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड द एग्जेंस्ट ऑफ द सुल्तानेट बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया. जो एरियाज थे, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो भी पर्सन्स थे या फिर जो भी लोग थे, वो धीरे धीरे जो एरिया रहने लगा, जितना उन्होंने बोला था पंजाब हरियाणा जो लैंड है गंगा जमुना के बीच में का, वो धीरे धीरे लोग उसे बढ़ाने लगे कि हाँ ये भी उसमें हमारे हिंदुस्तान में आता है, ये भी हमारे हिंदुस्तान में आता है. और ऐसे करते 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 ये जो था हिंदुस्तान, ये साउथ इंडिया तक पहुंच गया, यानी कि जो हम जिसे अब अभी हम लेटेस्ट में साउथ इंडिया कहते हैं, वो वहाँ तक पहुंच गया. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of subcontinent. और बाय कॉन्ट्रास्ट यानी कि कैसे, तो जो एक 16th सेंचुरी में बाबर जो था, इसने हिंदुस्तान ये टर्म को यूज़ किया था जोग्राफ़ी को बताने के लिए. और जोग्राफ़ी को वो क्या बोलते थे, फौना, FAUNA, फौना बोलते थे. एंड और जो उनका कल्चर था, जो इनहेबिटेंट्स थे, इनहेबिटेंट्स मतलब कोई ऐसा पर्सन जो अब शिफ्ट होता है फॉर हिज लाइफ टाइम, और जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन रहेगी वो भी उधर ही रहेंगे, हम उसको कह सकते हैं इनहेबिटेंट्स. तो वो सब कॉन्टिनेंट में ही रहते थे. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way in 14th century poet Amir Khusrau used the word Hind. अभी क्या हुआ था, हम इसके बारे में और चैप्टर में तो पढ़ने ही वाले हैं, पर ऐसा ही थोड़ा सा सिमिलर का क्या हुआ था 14th सेंचुरी में हुआ था, जिसका नाम है अमीर खुसराव, जिसने हिंद ये नाम को, ये टर्म को डिफाइन किया था. While the idea of a geographical and the cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which is also associated today. तो वाइल मतलब जो आइडिया जोग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को दिया गया था इंडिया को, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था हिंदुस्तान में. फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स के साथ साथ हम अभी इसको इंडिया भी कहते हैं. Then historians today have to be careful about the terms that they use because they mean different things in the past. तो इन historians जो है ये आज क्या कर रहे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है अबाउट द टर्म्स, ये टर्म्स के बारे में, क्योंकि दे यूज़ बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द पास्ट. क्योंकि जो ये है पास्ट, उसमें बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हुई थी. जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. अभी हम फॉरेनर ये वर्ड लेंगे, अभी फॉरेनर का मतलब क्या रहता है हम ये भी देखेंगे. इट इज़ यूज टूडे एज मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. अभी हम किसको मतलब फॉरेनर किसको कहते हैं, जो इंडियन नहीं है. इन द मेडाइवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एन स्ट्रेंजर. पर मेडाइवल पीरियड में क्या होता है, जो भी फॉरेनर है ये एक स्ट्रेंजर को बोला जाता था. वो अपीयर्स से इन गिवन विलेज, अगर वो इस विलेज का है तो सिर्फ वो इस विलेज के लोग को ही बोलेगा. अगर ये दूसरे विलेज से आ गया है तो इनके लिए ये हो गया फॉरेनर. ओके, देन समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी और कल्चर. अगर वो कोई भी मतलब उनके कल्चर का नहीं है, सोसाइटी का नहीं है, तो वो फॉरेनर हो गया. इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच पर्सन इन पर्शियन अजनबी. तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी में इस परदेसी ऐसा कहा जाता है, और ये अभी मतलब परदेसी या फिर अजनबी ऐसा कहा जाता है. अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर अ फॉरेनर, बट टू persons living in same villages are not foreigners to each other even though they may have had different religious or caste backgrounds. इसका मतलब क्या है कि अगर सिटी ड्वेलर मतलब अगर वो उसी सिटी का है, या फिर वो सिटी एक फॉरेस्ट है, ये एक सिटी है, इसके इधर फॉरेस्ट है और यहाँ पे एक सिटी है,
तो इसके लिए ये फॉरेस्ट के उधर का वो भी एक फॉरेनर होता है, बिकॉज ही इज़ नॉट फ्रॉम हिज सिटी, हिज विलेज और एनीथिंग। और यहाँ पे अगर यही विलेज में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं तो इसके लिए ये जो है ये फॉरेनर नहीं होता। देन इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड, फिर वो दोनों के पास अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड्स भी क्यों ना हो। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, तो हिस्टोरियंस देखेंगे मतलब वो जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारी चीज़ें देखी और लिखी वगैरह, और उनको वो कैसा मिलता था, वो कैसे उनकी कैसे वो ढूंढते थे। Historians use different types of sources to learn about their past depending upon the period of their study and nature of their investigation. तो जो हिस्टोरियंस रहते थे ये बहुत सारे टाइप्स के सोर्सेज यूज़ करते थे किसके लिए, पास्ट के इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और जो पास्ट के पीरियड में जो भी हुआ है उनके नेचर वगैरह की वो इन्वेस्टिगेशन करते थे। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू हैव रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। तो आपने जैसे लास्ट ईयर गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धना देखा होगा। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर फ्रॉम रफली 700 टू 1750, यानी कि 750। तो आप इस बुक में 700 से लेकर 750 इतने ईयर्स के पहले की आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन दी सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ पीरियड। आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा कि जो भी सोर्सेज रहते हैं हिस्टोरियन के पास ये कैसे आते होंगे और ये उनके बारे में स्टडी कैसे करते होंगे। दे स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। वो अभी भी कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड पे ही ये है, रिले है, उनके आधारित ही वो सब कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। देन बट देयर इज़ also considerably discontinuity. The number of and variety of textual record increased dramatically during this period. और इस पीरियड में क्या हुआ था, जो नंबर थे वैरायटी के टेक्सचुअल रिकॉर्ड के वो अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड मिल रहे थे। दे स्लोली डिस्प्लेस द अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, तो जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो टेक्सचुअल इसमें ही मिलती थी। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। तो तब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो भी रहता था पेपर वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका था, चीपर हो चुका था और बहुत ज़्यादा मिलता था। अभी हम देखेंगे कि वैल्यू क्या है पेपर की। ओके, द वैल्यू ऑफ पेपर, कंपेयर द फॉलोइंग। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या कंपेयर करना है हमें। इन द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी स्कॉलर वांटेड टू अ कॉपी ऑफ बुक। अभी 13th सेंचुरी में एक स्कॉलर या फिर कौन से भी एक पर्सन को एक बुक चाहिए थी, मतलब एक कॉपी चाहिए थी। बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो ही वॉज द राइटिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट, ही डिड नॉट वॉन्ट टू राइट द पेपर एंड यूज़ इट। तो उसने क्या किया, उसके पास जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसने उसको धोया, उसे ड्राई किया उस पेपर को, और उसके बाद उसने वो मैन्यूस्क्रिप्ट धोई हुई मैन्यूस्क्रिप्ट पे उसने अपना जो भी लिखना था वो लिखा। A century later, if you brought some food in the market, you would have lucky to have the shopkeeper wrapped in your some paper. अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा लक्की होंगे कि शॉपकीपर आपको पेपर में पेपर में आपको वो सब्जी या फिर जो भी चीज़ आपने खरीदी है वो उसमें रैप करके देगा। When was a paper more expensive and easily available in 13th century और the 14th century? यहाँ पे बोला है कि ऐसा 13th सेंचुरी में ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि 14th सेंचुरी में ज़्यादा एक्सपेंसिव था, 13th सेंचुरी में ज़्यादा अच्छे से मिलता था या 14th सेंचुरी में ज़्यादा अच्छे से मिलता था। देन पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, letter and techniques, teaching the saints, petitions and judicial records, and for registers of accounts of taxes. पीपल जो थे वो धार्मिक टेक्स्ट लिखते थे, यानी कि धार्मिक उसमें कुछ रिलीजियस कुछ लिखते थे,
उसके बाद क्रॉनिकल्स लिखते थे, यानी कि जो भी हिस्ट्री में हुआ, जो भी आगे चल के उनको याद रहना चाहिए वो सब वो लिखते थे। और जो भी टीचिंग्स है, जो भी संत थे, पिटिशंस थे, जूडल्स थे, ये सब लोग क्या करते थे, वो मतलब उनको लिखने के लिए दिया जाता था। देन मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। एंड ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वो लिखते, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, ये कौन कलेक्ट करता था? वेल्दी पीपल कलेक्ट करते थे, रूलर्स कलेक्ट करते थे, मोनेस्ट्रीज कलेक्ट करते थे, और टेम्पल्स भी कलेक्ट करते थे, यानी कि टेम्पल्स में स्टोर भी किया जाता होगा। दे वेयर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। और ये कहाँ पे रखी जाती थी? लाइब्रेरीज़ में और आर्चिव्स में रखी जाती थी। आर्चिव्स मतलब देखो यहाँ पे, आर्चिव्स यहाँ होता है एक प्लेस होती है जहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, वो सब स्टोर किए जाते हैं। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चिव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो जो ये रहता है आर्चिव्स, इसका मतलब है कि जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्चिव। और अभी हम नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये क्या कर रहे हैं, उनके पास आर्चिव्स होती ही है, और वो आर्चिव्स में ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये सब स्टोर करके रखते हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। तो उस ज़माने में मतलब बहुत पहले क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहती थी, मतलब वो प्रिंटिंग नहीं कर सकते थे, यानी कि प्रिंट नहीं कर सकते थे। जैसे हमारे पास अभी प्रिंटेड बुक है, तो उनके पास तब कुछ भी प्रिंटेड नहीं रहता था, तो उनको जो भी लिखना होता था वो स्क्राइब से लिखवा के लेते थे। स्क्राइब्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो भी लिखना है वो लिख के देता था, और जिनके पास ये एबिलिटी होती थी वो बहुत ज़्यादा लक्की होते थे, मतलब वो सीखते थे भी थे, और इट इज़ वेरी रियली हार्ड वर्किंग। ओके, इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, यू विल नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर आपने अपने फ्रेंड के कभी बुक से होमवर्क किया होगा या फिर कुछ भी लिखा होगा, तो आपको पता होगा कि आपको कभी कभी तो उसकी हैंड राइटिंग भी नहीं समझ में आती, तो समझो कि वो स्क्राइब्स कैसे लिखते होंगे। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड यू आर फोर्स टू गेस वॉट इज़ रिटर्न। कभी कभी तो आपको अपने फ्रेंड्स की हैंड राइटिंग ही समझ में नहीं आती, और वो आपको फोर्स करते कि बताओ मैंने क्या लिखा है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। और इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हो जाती है, मतलब कभी कभी द, इज़, आर, इस वर्ड्स का कभी कभी डिफरेंसेस हो जाता है आपके और आपके फ्रेंड्स के वर्क में या फिर रिटर्न में, जो भी होता है वो। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज़ हाउ मैन्युस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज़ सम वॉट सिमिलर, और वही ऐसा ही कुछ सिमिलर है मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करना। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, वर्ड ईयर, सेंटेंस देयर। और कभी कभी जो स्क्राइब्स रहते थे, ये मैन्युस्क्रिप्ट जब कॉपी करते थे, ये कभी कभी क्या कर देते थे, जो छोटे छोटे चेंजेस कर देते थे, मतलब एक आधा वर्ड उधर, एक आधा सेंटेंस इधर उधर हो जाता था। The small differences grew over centuries of copying until manuscript of the सेम टेक्स्ट बिकेम सस्टेनली डिफरेंट फ्रॉम वन अनादर। और ऐसा ही एक दूसरे से लिखते 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 क्या हो गया, सबका डिफरेंट डिफरेंट हो गया। अभी हमें यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, जैसे हमें यहाँ पे एक फिगर दिख रही है, तो हम इस फिगर के बारे में अभी रीड करेंगे। अ पेंटिंग ऑफ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पे हमें एक पर्सन, यानी कि कौन है, ये स्क्राइब है। ओके, तो हमें यहाँ पे एक स्क्राइब दिखाया गया है। दिस पेंटिंग, और ये एक पेंटिंग है, ये रियल फोटो नहीं है, क्योंकि तब प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी, तो हाउ कैन दे क्लिक अ फोटो। दिस पेंटिंग इज़ ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर इन साइज, और इसका साइज़ क्या है, 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर। बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट इज़ कॉल्ड अ मिनीट्योर, और इसके साइज़ की वजह से इसको क्या बोलते हैं, मिनीट्योर। Miniature painting were sometimes used is to illustrate the texts of manuscripts. They were so beautiful that later collectors often look at the manuscript apart and sold just in miniatures. तो देखो ये तब क्या होता था, इसके साइज़ की वजह से इसको तो पहले तो मिनियर बोला जाता है। मिनियर जो पेंटिंग्स रहती थी, ये समटाइम मतलब कभी कभी इलुस्ट्रेट टेक्स्ट, मतलब कैसे वो लिखते हैं ये जानने के लिए, देन उस मैन्युस्क्रिप्ट कैसे होती थी ये जानने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे बताया गया है। और जो लेटर मतलब जो बाद में कलेक्ट करते थे
यहाँ पे हमें जैसे बताया गया था कि ये कौन कलेक्ट करता है, वेल्दी पीपल्स, देन रूलर्स, मोनेस्ट्रीज, ये सब जब कलेक्ट करते थे उनको ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता था। देन हमें यहाँ पे एक फ़ोटो टाइप दी हुई है, हम इस फोटो के बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्टली वी विल कम टू दी पैराग्राफ। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम of because we will rarely find the original manuscript of the author today। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि हमने एकदम मतलब रैंडमली ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट को फाइंड कर लिया है, ढूंढ लिया है, जिसका ऑथर भी हमें पता है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। और हम किस पे डिपेंडेंट हैं, हम कॉपीज़ पे डिपेंडेंट है जो स्क्राइब्स के बाद लिखी गई थी। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर्जन्स ऑफ सेम टेक्स्ट। गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटर्न। हमें एक रिजल्ट से क्या पता चला कि जो हिस्टोरियंस थे ये क्या करते थे, ये रीड करते थे डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसके वर्जन्स रीड करते थे, वो सेम है कि नहीं ये रीड करते थे, और वो ओरिजिनली लिखा है कि नहीं ये भी हमें पता चल जाता था। देन ऑन ओकेजनली ऑथर्स रिवाइज देयर क्रोनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। और ये क्या करते थे ऑथर्स, ये अलग अलग टाइम पे क्रोनिकल्स को ये करते थे, रिवाइज करते थे। द 14th century chronicler Zuyadin Barani wrote the chronicle first at 1356 and another version after 2 years later। तो 14th सेंचुरी में क्रोनिकल था जुयादीन बरानी, जिसने पहला जो ये था क्रोनिकल ये लिखा था 1356 में, और जो दूसरा था वो उसके 2 साल बाद यानी कि 1358। ओके, देन द टू डिफर from each other, but the historian did not know about the existence of first version until the 1960। It remained lost in large library collection। तो इसके बाद जो दूसरा जो था वो बहुत ज़्यादा अलग दिखता था वैसे फर्स्ट वर्जन से, तो जो 1960 में पता चला था, और ये खो चुकी थी एक लार्ज लाइब्रेरी के कलेक्शन में। देन न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अभी हम क्या देखेंगे, नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में हम देखेंगे। द स्टडी ऑफ थाउजेंड्स ईयर बिटवीन 700 and 1750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस largely because of the scale and variety of developments that occur over the period। इसका मतलब क्या है, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम 700 और 1750 ईयर्स के पहले की हिस्ट्री जान पा रहे हैं। और ये इसकी वजह से है क्योंकि जो हिस्टोरियंस है ये फाइंड करने की, ढूंढने की वगैरह की कोशिश करते हैं। At different moments in the period where new technologies were appearance like the Persian। जैसे हमने देखा कि पहले की ओल्ड वाली लैंग्वेज कैसी थी, अलग थी, और न्यू वाली अलग थी, तो हमें इसके बीच में का हमें डिफरेंस पता चल चुका था। वैसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में भी ओल्ड वाली टेक्नोलॉजी और न्यू वाली टेक्नोलॉजी में हमें बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है। देन व्हील इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एट फायर एम्स एंड कॉम्बैट। इसका मतलब क्या है कि जो व्हील इरिगेशन, पहले व्हील कैसा रहता था, अभी व्हील कैसा हो चुका है, वो व्हील की स्पिनिंग जो थी, वो वेविंग जो थी, फायर एम्स जो थी, कॉम्बैट जो थी, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट। जो बहुत सारे बेवरेजेस थे वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे। उन्होंने पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। तो इसका मतलब क्या है, जो न्यू फूड आइटम्स थे, जैसे न्यू फूड आइटम्स और जो ड्रिंकिंग के लिए हम यूज़ करते थे, वो सब बहुत ज़्यादा अराइव्ड यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेंटेड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग उसे पीना या फिर यूज़ करना बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा था। तो उनमें से कौन कौन से, पोटैटो, चिली, कॉर्न्स, टी, कॉफ़ी, ऐसे बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग चुके थे। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स came along with the people who brought other ideas with them as well as। तो यहाँ इसमें क्या बोला हुआ है,
इसमें क्या बोला हुआ है कि जो आप ऐसे सोचो या फिर आप ऐसा याद करो कि ये सब जो इनोवेशंस हैं, इनोवेशंस जो या फिर नए नए इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो है, नए नए जो क्रॉप्स हैं, ये सब जो पीपल्स हैं जो आए थे सब कॉन्टिनेंट में, इन्होंने ये सब आइडियाज़ या ये सब इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज़ को साथ में लाया था। और ये एज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर चेंजेस। और इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक चेंजेस हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, सोशल चेंजेस हुए और कल्चर भी चेंजेस हुए। देन you will learn more, you will learn about some of these changes in chapter 5 next। मतलब हम इसके बारे में और चैप्टर 5 फिफ्थ में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, और ये सबसे बड़े ग्रेट मोबिलिटी की भी ये था, एक पीरियड था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो लोग थे ये अपॉर्चुनिटी के सर्च में मतलब बहुत ज़्यादा इधर से उधर जाते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमर्स वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल carve a fortune. One group of people who became important in the period were Rajputs. The name derived from Rajputra, the son of ruler. Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमें कि वन ग्रुप ऑफ पीपल, अगर एक आधा ग्रुप है पीपल का जो बिकेम इम्पॉर्टेंट एज, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुके थे इस टाइम के पीरियड में, वो थे राजपूत। और ये राजपूत नाम कहाँ से आया, ये नाम आया राजपुत्र ये वर्ड से। और ये राजपुत्र वर्ड का मतलब किसका नाम है, एक सन है, सन यानी कि बेटा, एक रूलर का बेटा, सन ऑफ द रूलर। और ये कब, इनका बहुत ज़्यादा क्या हम कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कब थे, इम्पॉर्टेंट कब बने थे, ये 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बने थे। देन और ये जो टर्म है राजपुत्र या फिर राजपूत, ये बहुत ज़्यादा जनरली वॉरियर्स को बोला जाता था जो क्षत्रिय ये कास्ट स्टेटस से बिलोंग करते थे। ओके स्टूडेंट्स, so remaining chapter will be continuing next part, so stay tuned with me. Like, share and comment on my video, subscribe to my channel.